नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक ने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की? ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि लगभग 90 साल तक चला एक लंबा संघर्ष था। ये कहानी है लाखों लोगों के बलिदान की, अलग-अलग विचारधाराओं के टकराव की और आखिर में एक राष्ट्र के जन्म की। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को आज थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण दरअसल इसी एक बड़े सवाल के चारों ओर घूमेगा। वो सवाल ये है कि किसी भी गुलाम देश के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा होता है, जो असंतोष होता है, वो आखिर एक ऐसी क्रांति का रूप कैसे ले लेता है जो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दे। ये एक धीमी प्रक्रिया और बड़े बदलाव की कहानी है। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे विद्रोह की पहली चिंगारी से, फिर देखेंगे कि कैसे कांग्रेस का जन्म हुआ, उसके बाद गांधीवादी लहर ने कैसे सब कुछ बदल दिया, और फिर आजादी की ओर बढ़ते कदम, और आखिर में स्वतंत्रता और विभाजन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। विद्रोह की पहली चिंगारी 1857, एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे राष्ट्र में जैसे आग ही लगा दी। 1857 ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब तक जो छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वो अचानक एक संगठित, एक देशव्यापी विद्रोह में बदल गए। इसे कई लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? देखिए, चिंगारी तो थी वो चर्बी वाले कारतूस जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की बात फैली थी, लेकिन असल में तो बारूद का ढेर पहले से ही जमा हो रहा था। सालों का ब्रिटिश अत्याचार, अपने ही देश में भारतीय सैनिकों के साथ हो रहा भेदभाव और जबरदस्त आर्थिक शोषण बस एक चिंगारी की देर थी। और ये कोई एक जगह की लड़ाई नहीं थी। बैरकपुर में मंगल पांडे से लेकर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तक, कानपुर में तात्या टोपे से लेकर दिल्ली में बहादुर शाह जफर तक, अलग अलग इलाकों के नेताओं ने इस लड़ाई की कमान संभाली, जो दिखाता है कि ये आग पूरे देश में फैल चुकी थी। 1857 का विद्रोह भले ही सेना के स्तर पर कामयाब न हुआ हो, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने पहली बार एक साझा भारतीय पहचान की नींव रखी। अब लड़ाई का तरीका बदलने वाला था। जंग अब मैदान से उठकर राजनीतिक मंचों पर आ चुकी थी। और इसी बदलाव का नतीजा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की, और मजे की बात यह है कि इसका शुरुआती लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। बस इतना कि अर्जियां देकर और बातचीत करके पढ़े लिखे भारतीयों को ब्रिटिश राज में थोड़ी और हिस्सेदारी मिल जाए। पर देखिए, कांग्रेस के अंदर भी सब एक जैसा नहीं सोच रहे थे। जल्द ही दो गुट बन गए। एक तरफ थे नरम दल वाले जैसे दादा भाई नौरोजी। उनका मानना था कि भाई चिट्ठियां लिखो, अर्जियां दो, धीरे धीरे सुधार आएगा। और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक। वो कहते थे नहीं, ये सब अर्जी वर्जी से कुछ नहीं होगा, हमें बहिष्कार करना होगा, विरोध करना होगा और सीधा सीधा स्वराज मतलब अपना राज मांगना होगा। और गरम दल की इसी भावना को बाल गंगाधर तिलक के इस एक नारे ने आवाज दे दी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये राष्ट्रवाद की उस बढ़ती आग का ऐलान था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। साल था 1915। एक नए नेता का आगमन हुआ और साथ में आया एक नया दर्शन जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा की ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन सीधे देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं किए। पहले उन्होंने इसे छोटे स्तर पर परखा। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा पे किसानों के लिए और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए। फिर आया 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष ने आम लोगों के आंदोलनों का रूप ले लिया। 1920 का असहयोग आंदोलन हो या फिर 1930 का दांडी मार्च जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब आंदोलन का मकसद बदल रहा था। अब बात छोटे मोटे सुधारों की नहीं थी, वो सब पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही मांग थी, पूर्ण स्वतंत्रता।
ब्रिटिश सरकार ने बातचीत के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए, लेकिन ये बातचीत आसान नहीं थी। कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन में हिस्सा ही नहीं लिया। सिर्फ गांधी-इरविन समझौते के बाद, जिसमें कुछ राजनीतिक कैदियों को छोड़ने जैसी बातें मानी गईं, गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए, लेकिन सच तो यह है कि उससे भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसी समय अहिंसा के रास्ते से बिल्कुल अलग एक और ताकतवर आवाज उभर रही थी। ये थे सुभाष चंद्र बोस। वो और उनकी आज़ाद हिंद फौज का मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है, और इसके लिए हथियार भी उठाने पड़े तो उठाएंगे। उनका नारा आज भी गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अब हम पहुंचते हैं इस संघर्ष के आखिरी और सबसे उथल-पुथल भरे दौर में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इन घटनाओं ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और भी तेज कर दिया। ये फाइनल पुश का समय था। 1942। अब सब्र का बांध टूट चुका था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और एक ऐसा नारा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, करो या मरो। सोचिए, हमेशा अहिंसा की बात करने वाले गांधी जी कह रहे हैं डू और डाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बात आर पार की हो चुकी थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना सामने रखी। यही वो प्लान था जिसमें ब्रिटिश भारत को बांटने और दो अलग देश, भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, एक जश्न का पल था। लेकिन इस जीत के साथ एक बहुत गहरा और दर्दनाक सच भी जुड़ा हुआ था। इस लंबे सफर के कुछ पड़ाव याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास होना, 1919 का वो काला कानून रोलेट एक्ट, 1927 का साइमन कमीशन जिसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, और हां, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह एक दबे हुए असंतोष ने क्रांति का रूप लिया और दुनिया का नक्शा बदल दिया। आजादी तो मिली, लेकिन यह सवाल इतिहास में हमेशा पूछा जाएगा कि आखिर किस कीमत पर।